नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। 4-5 घंटे की मेहनत के बाद एक एक शॉर्ट नोट्स मैंने बजट का अपने हाथ से लिखा आप लोगों के लिए। और शॉर्ट एंड स्वीट क्रक्स है ये बजट का आप सभी के लिए। और आप लोग बड़े बेचैन हो गए, मैंने शॉर्ट स्वीट तो डाला था भर्तियों का, सर भर्तियां नहीं आई, भर्तियां नहीं आई। ऐसे क्या करते हो छोटे बच्चों की तरह? इतने सारे समझदार विद्यार्थियों, जयपुर में जब मैंने सेमिनार किया तो सेमिनार को जहां पर आयोजन किया गया था वो लोग तो बड़े दंग रह गए ये देख करके कि हम साल में सैकड़ों सेमिनार करवाते हैं सर यहाँ ऑडिटोरियम में, आपके जितने समझदार बच्चे हैं उतने हमने आज तक नहीं देखे। मेरा सीना चौड़ा हो गया ये सुन करके कि मेरे बच्चे इतने समझदार हैं। तो भाई थोड़ा पेशेंस रखो। बजट क्या है? बजट तो सरकार का जो लेखा जोखा है कि क्या काम करने वाले हैं आगामी वित्त वर्ष के अंदर, उनके बारे में बताया जाता है। भर्तियों के बारे में थोड़ी बताया जाएगा। और सीधी सी हो सकता है कई बार कह देवे कि भाई जो है नई भर्तियों की हम घोषणा करते हैं और करते भी हैं, और नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट ईयर का जब बजट पेश किया गया था याद करो, उस टाइम में भी हो हल्ला हुआ था खूब सारा, भर्तियां घोषित नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और पूरा साल पैक पड़ा था, खूब भर्तियों पे भर्तियां हुई। नए कैलेंडर निकाले जाते हैं आरपीएससी के द्वारा और इसके अलावा आरएसएम एसएसबी, ये दो बॉडी है जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है और राजस्थान लोक सेवा आयोग है। ये अलग अलग जो कैलेंडर निकालते हैं और उसके अनुसार फिर जैसे जैसे विभाग से अर्थना इनको मिलती है वैकेंसीज निकाली जाती है। तो आप लोग क्यों चिंता करते हो? वित्त वर्ष एक, हाँ बिल्कुल 31 मार्च है ना, एंड होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भर्तियां खूब आएगी, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, सीईटी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। और बजट की जब हम बात करें, बजट हो या आर्थिक समीक्षा, मैं आर्थिक समीक्षा भी करवा दूंगा, आज बजट से स्टार्ट कर रहा हूं। सीईटी और सीईटी हो, सब इंस्पेक्टर हो, आरएसप्री हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बजट और आर्थिक समीक्षा से कम 15 क्वेश्चंस आएंगे। अगर 100 क्वेश्चंस का पेपर है तो कम से कम 15 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। और अगर पढ़ने की लगन है तो बजट आर्थिक समीक्षा रटनी पड़ेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। तो शुरू करूं, शॉर्ट एंड स्वीट है। मैंने बहुत मेहनत की, अभी रात के है ना 9:30-10 बज रहे हैं और मुझे ये खत्म करते करते 11 साढ़े 11 भी हो जाएंगे। खाना तक नहीं खाया, लाइव क्लास में खड़ा हूं, तो थोड़ा तो मेरी लाज रख लेना कि हाँ गुरुजी नोट्स पढ़ा रहे हैं, पूरे पढ़ के जाएंगे। और बाद में देख रहे हो तो बड़ी शिद्दत के साथ देखना, क्योंकि आपके पेपर में आने वाले हैं ये प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। बजट 2026-27, बजट की बात करें तो आगामी जो है वो एस्टिमेट होता है तो 2026-27 कहलाएगा। और आर्थिक समीक्षा की बात करें तो वो 25-26 की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बजट के की पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस थीम के साथ में बजट की शुरुआत होती है। ज्ञान एक शब्द का उल्लेख किया गया है। ज्ञान का मतलब क्या है? जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति, मतलब इन सब का ध्यान रखा जाएगा बजट के अंदर। इस विश्वास के साथ में बजट को प्रस्तुत किया गया। 91 लाख लाभार्थियों को, लगभग 91 लाख लाभार्थी हैं, उनको 28,400 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्रदान की गई। किसान सम्मान निधि योजना आपको पता है चल रही है और उसमें 76,18,000 किसानों को 10,900 करोड़ रुपए आज तक दिए जा चुके हैं। खैर ये तो सरकार अपने बारे में कह रही है, हम आगे बढ़े। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है वो 150 रुपए से सरकार ने खरीदा है। राजस्थान का पहला हरित बजट, ये प्रश्न आ चुका है, अभी रिसेंटली आया है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और तुम लोग तो पेपर देखते नहीं हो और हम हैं तुम्हारे गुरु, और गुरु होने के नाते, लाखों का मास ऑफ ऑडियंस का गुरु होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं पिछले पेपर सारे के सारे देखूं और उसमें कहां कौन कौन से प्रश्न आए आपको अवगत कराऊं। एक दीपक जल करके हजारों को रोशन करे। तो बजट, ये जितने भी प्रश्न बन सकते मैं आपको बताता चलूंगा। पीछे के पेपर में आ चुका है कि राजस्थान का पहला ग्रीन बजट कौन सा था। तो राजस्थान का पहला हरित बजट या ग्रीन बजट जिसकी हम बात करें, जो लास्ट ईयर जो है हम बात करें जो पेश किया गया था 2025-26 जो है वो वाला बजट है, वो आपका ग्रीन बजट था। 2025 में पेश किया गया जो बजट 2025-26, अभी वाला कौन सा है? 26-27 है। तो जो लास्ट ईयर वाला बजट है वो ग्रीन बजट है, इको फ्रेंडली बजट है कि हमें विकास करना है। इवन 2047 देश की आजादी तक हमारी अर्थव्यवस्था है
वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जानी चाहिए। तो ये बात है, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हाँ, और जब हम देश का विकास करना चाहते हैं, राज्य का भी जब विकास हो रहा है, तो ऐसा विकास होना चाहिए कि इको फ्रेंडली बजट हो। अब इको फ्रेंडली से मुझे याद आ गया कि बीकानेर में आप सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो और खेजड़ियों का सफाया करते जा रहे हो, क्या ये इको फ्रेंडली है? क्या बिल्कुल भी नहीं है, और उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। आप लोग मुझे बताना, क्या बीकानेर में जो ये सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, खेजड़ियों, जितने भी खेजड़ी के पेड़ हैं उनके बलिदान को देकर के, खेजड़ी के पेड़ काट करके आप सोलर प्रोजेक्ट लगाओगे, ये इको फ्रेंडली डेवलपमेंट नहीं है। तो इसलिए उसका क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। कहां पर? बीकानेर में। ठीक है, राहुल कह रहा है बात करनी बेटा 8955982723। मेरे सब बच्चों के पास नंबर रहते हैं। हाँ, रिप्लाई मैं देर सवेर देता हूं क्योंकि बिजी होता हूं, तो व्हाट्सएप छोड़ देना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो आकार है, अब ये अच्छा प्रश्न है, याद रखने लायक है कि 41.39% इंक्रीज होकर के अर्थव्यवस्था बढ़ चुकी, इतने प्रतिशत, और 2026-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है कि 2026-27 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो अनुमान लगाया गया है वो क्या है? वो है आपका 21 लाख करोड़ रुपए, 21.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये याद रखना है। और पर कैपिटा इनकम कितनी है? प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई की अगर हम बात करें तो ये 1,67,000 से वर्तमान में बढ़ करके 2025-26 के एंड होते होते 2,02,349 रुपए हो जाएगी। ना गुरुजी मेरी तो कहां 2,02,000 पापा कनू ले। तो ये बाकी वाले पैसे कहां से आए? जितने भी नागरिक हैं उन सब की आय को जोड़ करके फिर जनसंख्या से डिवाइड जब होती है, तो कहने का मतलब है कि टॉप 1% पॉपुलेशन के पास में बहुत पैसा है, अकूत पैसा है, और 99% पॉपुलेशन है उसके पास में रेस्ट ऑफ 1% मनी है। तो वो वाली बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो बराबरी हो जाती है, तब कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम है वो इस प्रकार पहुंच गई। जेब मत देख लेना कि सर मेरी जेब में तो 2,02,000 नहीं है, तो 2,02,349 है वो पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। संकल्प से सिद्धि, नियत से नीति, आकांक्षा से उपलब्धि, इस थीम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और माइंड मैप ऐप, अब मैं पहला अध्याय शुरू करूं उससे पहले कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के विभिन्न प्रकार के कोर्स, आज इवन मैंने 11 फरवरी से स्टार्ट कर दिया है रीट के नए बैच जो पूरे साल चलेंगे। रीट प्री पात्रता परीक्षा से पहले हो जाएगा, और रीट मेंस का बैच भी पूरे साल चलेगा और 2 साल की वैलिडिटी है, जिसमें लैब असिस्टेंट के भी बैच है। अभी प्राइस है वो आपका 1,099 रुपए है ऑफर प्राइस के अंदर, जिसमें आपको जीके भी है, सब्जेक्ट भी है, ज्योग्राफी और साइंस वाले। एलडीसी मोस्ट इंपोर्टेंट 10,000 से भी ज्यादा पदों पर, और सीईटी वीडियो कॉम्बो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ये अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ये आप ज्वाइन करके पढ़े। सीईटी ग्रेजुएशन पूरा पढ़ाऊंगा। ग्राम विकास अधिकारी जिसका पेपर दिसंबर में होगा, और पटवारी 2027 में होगा। तीनों बैच एक ही प्राइस में पढ़ेंगे। एलडीसी की क्लास बैच में चलती रहती है, चाहे वो पेपर 2 हो, पेपर 1 हो। जम के पढ़ो, 6 महीने 4 महीने, एग्जाम के बाद बात करते हैं। चलिए, लास्ट में मैराथन तब काम आएगी जब मेरे से पूरे साल आप लोग पढ़ोगे। आगे हम बात करें, पहला स्तंभ शुरू हो रहा है अध्याय। टोटल 10 स्तंभ हैं इस बजट के अंदर। पूरा 150 पेज का बजट मैंने खुद पढ़ा, एक एक चीज को पढ़ा, एक एक चीज को लिखा है, क्योंकि यहां से प्रश्न आएंगे आगे, ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे कि राजस्थान में नए प्रकार के पैनोरमा बनाए जा रहे हैं, राजस्थान में नए प्रकार के पार्क बनाए जा रहे हैं, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आधा घंटा सुन लो, यहां से सीधे प्रश्न बनेंगे। पहला स्तंभ है अवसंरचना का विकास। इंपोर्टेंट नहीं होगा, फटाफट चलूंगा, इंपोर्टेंट होगा तो इंपोर्टेंट लिख करके रुकूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रोड वगैरह है, इनके बनाने की बात हो रही है, या और भी डेवलपमेंट के काम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2024-25 में 30,000 करोड़ रुपए का खर्च सरकार ने किया है 2024-25 में, जो कि सरकार का अब तक का सबसे ज्यादा पूंजीगत खर्चा था। और सड़कों पर सरकार ने कितना किया है, वह आपका 3 साल में 27,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं कि हमने सड़कों के ऊपर भी खर्च किया है, और 16,000 किलोमीटर की नवीन सड़कों का निर्माण करके 42,000 किलोमीटर की अन्य सड़कें हैं वो निर्माणाधीन हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 1,800 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्य अभी प्रेजेंट में प्रस्तावित है। यहां से प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आगे आएंगे अभी अगली स्लाइड से।
नॉन पैचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कें, जो टूटी फूटी सड़कें हैं या जो आगे लिंक करनी है सड़कों को, वो 1400 करोड़ रुपए, और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए। आगे और विस्तार करना है तो 600 करोड़, 1400 करोड़, ये चीज है, ठीक है। आगामी साल में 250 अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान है। अटल प्रगति पथ यानी कि 24-25 और 25-26 के अंदर 5000 से 10,000 की अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में इसके लिए घोषणा की गई थी। लास्ट जो 2 बजट है उनमें बार बार इसके बारे में बताया गया था। एक यहां पर लॉजिस्टिक पार्क का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि धर्मपुरा कहां पर है। धर्मपुरा की बात करें बाड़मेर में, मसूदा ब्यावर के अंदर है, और कन्याखेड़ी है वो भीलवाड़ा में। ये 3 है वो आपके लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, और जिसके लिए जो फंड है वो 400 करोड़ है, ठीक है। ओके, तो ये लॉजिस्टिक पार्क वाला तो प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सी जगह पर लॉजिस्टिक पार्क नहीं बनेगा? धर्मपुरा, मसूदा, कन्याखेड़ी, मसूरिया। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो मसूरिया गलत हो गया। बिल्कुल सही है, मसूदा से मसूरिया मत कर देना। मसूरिया तो है जोधपुर में, मंसूरिया है कोटा में, मसूदा है ब्यावर में। तो आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि 3 जगह पर आपके यहां पर लॉजिस्टिक पार्क औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर 400 करोड़ रुपए के फंड के साथ बनेंगे। 2047 तक जो दुर्घटनाएं हो रही है सड़क पर जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है उसमें 90% तक की कमी लाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से 2000 नए कैमरे लगाए जाएंगे। तो 2000 कैमरे और 100 करोड़ रुपए की लागत से डिवाइड करके देखो, ज्यादा नहीं हो रहा। तो वो हाई लेवल के कैमरे होते हैं, महंगे आते हैं, ठीक है। इसलिए पेयजल घरों वाले नहीं है कि 2-4 हजार में आ जाए। पेयजल 2047 तक राजस्थान में जो है आपका रिबस्ट गवर्नेंस, सस्टेनेबल कंजर्वेशन और जो आपका इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा प्रदान की गई है। तो कहने का मतलब है कुछ हमारी जो है नीतियां बताई गई है कि सरकार किस सिद्धांत के ऊपर आधारित सरकार के विचार क्या हैं। तो उसमें जो है वो एक तरह से सस्टेनेबल कंजर्वेशन मतलब पर्यावरण के विकास के अकॉर्डिंग कहने के मतलब पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। एक प्रश्न ये आता है कि परवन अकावद परियोजना का संबंध है वो आपके कौन से जिलों से है? तो ये पेयजल की परियोजना 12 कोटा और झालावाड़ से संबंधित है। इसमें बूंदी नहीं है, अकावद में बूंदी नहीं है, 3 है, और परवन अकावद में 3। नवनेरा है तो कोटा बूंदी के गांव में पेयजल के लिए नवनेरा है वो आपके कोटा बूंदी के अंदर, इसके लिए 100 करोड़ रुपए। अमृत 2.0 योजना एक इसका दूसरा चरण 2.0 है, तो ये भी पेयजल कनेक्शन के लिए। राजस्थान में सशक्त जल प्रबंधन के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। अब ये प्रश्न बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये आपके जल प्रबंधन के लिए राजस्थान के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा? जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर में बनेगा। ऐसे बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कीनू, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अदर थिंग्स मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से जिलों में बनेंगे। वहां से सीधे सीधे प्रश्न आगामी सब इंस्पेक्टर, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बता देता हूं। सीधी सी बात है, चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। तो वो बात है आपकी यहां पर, चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ लो, बाकी वालों को छोड़ दीजिए। आगे देखें, लागत 10 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में ये बनेगा। आम जन को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। आम जनता जो है उसको पीने का पानी उपलब्ध हो, साफ पानी, इसके लिए जल नीति लाएगी अलग से, ठीक है। ओके, ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो सौर ऊर्जा क्षमता में 19,209 मेगावाट पिछले 3 साल में बढ़े हैं, सरकार ये कह रही है। अगला इलेक्शन 2028 में होगा, तुम क्या सोचते हो कि सरकार भर्तियां निकालेगी? इतनी भर्तियां निकलेगी 2026 में भी काफी आ जाएगी भर्तियां। जैसे रीट पात्रता हो जाएगी, मुख्य परीक्षा के लिए 2027 ले जाएंगे,
फिर 2028 तो इतना तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर किसकी तैयारी करूं किसकी नहीं करूं, क्योंकि 2028 में तो इलेक्शन है, इतने पेपर होंगे 27-28 में परेशान हो जाओगे तुम, और इतने सिलेक्शन होंगे तुम्हारे एक से ज्यादा नौकरियों में। तो उसके लिए तैयारी 2026 पूरा पढ़ लेना चाहिए मेरे ख्याल से। आज इन्वेस्ट किया हुआ कल सुखदायी जीवन देगा आपको। ऐसा नहीं कि 2027 में जाकर के कहो गुरुजी अब पढ़ लूं क्या, उसे एग्जाम आ जाएंगे कैसे पढ़ोगे। तो समय है 2026, 27-28 तो भर्तियों के साल है। सौर ऊर्जा में 19,000 मेगावाट की बढ़ोतरी। अब ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्या कह रहे हैं कि बीकानेर के अंदर आपके जो है बीकानेर सेक्टर के अंदर आपके मैरासर, दिया कुमारी जी जितना तो नहीं अटक रहा हूं ना, हाँ वो तो आज तो बजट भाषण में बच्चे तुम लोग बड़े आनंद ले रहे थे कि बजट वाला वो भर्तियों वाला पेज ही गायब हो गया और मैडम को हिंदी सीखने की जरूरत है, पता नहीं क्या क्या सजेशन दे रहे थे तुम। ठीक है कोई बात नहीं, ये याद रखना कि बीकानेर में आपका मैरासर है, दीनसर है और बराला है। ये प्रश्न आएगा परीक्षा के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैरासर, दीनसर और बराला ये बीकानेर में, सवाईसर भी बीकानेर में, करनीसर भी बीकानेर में। जितने भी सर लग रहे हैं वो ज्यादातर बीकानेर में ही है। करनीसर भाटियान है और बिकोलाई है, ये सब बीकानेर में। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में रागवा सेवा जो क्षेत्र है वहां पर 4830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तो सौर पार्कों का विकास किया जाएगा रागवा सेवा के अंदर, सवाईसर, करनीसर भाटियान, मैरासर, दीनसर और बराला, ये कहां है, बीकानेर में। और ये रागवा सेवा है ये जैसलमेर में। इनकी क्षमता है वो, इनकी लागत है वो 2900 करोड़ रुपए है। दूसरा स्तंभ की ओर चल पड़े हैं। पहला स्तंभ मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया था, दूसरा स्तंभ, हाँ वापस रिवीजन भी करा दूंगा क्लास के एंड में, 5 मिनट में पूरा रिवीजन। दूसरा स्तंभ है आपके नागरिक सुरक्षा से, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन में वृद्धि। नागरिक सुविधाएं, जो जनता है उसको ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे उनका जीवन है वो गुणवत्तापूर्ण बने। तो इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और जोधपुर शहरों में स्मार्ट पार्किंग इनका निर्माण होगा। पंच गौरव योजना चल रही है जिसमें हर एक जिले के 5 उत्पादों का चयन किया जाता है और उसके लिए वो जाना जाता है, पर्यटन स्थल है, खेल है और भी बहुत सारे। तो उसके लिए 150 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। और पंच गौरव मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना 41 जिलों का, मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा। हर परीक्षा में प्रश्न आता है पंच गौरव, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि बताइए जयपुर का पर्यटन स्थल पंच गौरव में कौन सा है, खाद्य उत्पाद कौन सा है, ऐसे ऐसे करके तो सीधा याद होना चाहिए। हर एक के 5 है, इसका मतलब 200 याद करने पड़ेंगे टोटल। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट, जैसे ये एक है राज सेतु, ऐसे लगभग 10 कराऊंगा इस क्लास के अंदर। राज सेतु क्या है सर? राज सेतु है राजस्थान स्ट्रक्चर्ड एनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके फाइनेंसिंग फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, कि जितने भी अवसंरचनाएं हैं उनके विकास के लिए एक फंड है राज सेतु। किससे संबंधित है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। सीईटी का एग्जाम कब तक होगा? जून के आसपास होगा, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, 6 महीने हैं अभी, तो पढ़ लो। आगे बात करते हैं तीसरा स्तंभ। दूसरे स्तंभ में इतना ही था, दूसरे स्तंभ में ज्यादा कुछ बातें थी नहीं। तो नागरिक सुविधाओं के लिए जो पंचगौरव के लिए 150 करोड़ और राज सेतु आपको पढ़ना है। तीसरा स्तंभ यहां पर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो पूरी पीडीएफ 150 पेज की तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी। ये उसका सार है, 15 पेज का क्रक्स है, जिसको मैं माइंड मैप टेलीग्राम में भेजूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तीसरा स्तंभ है उद्योगों का विकास और इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा लाना। अब इसके लिए, हाँ जी, ओके ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए और इंडस्ट्री के लिए क्या बात कही गई है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो राइजिंग है, रिलायबल है, भरोसेमंद है और रिसेप्टिव है और रिफाइन है। एक तरह से मतलब भरोसेमंद बात, ये कुछ 4 शब्द कहे गए हैं, फॉर आर कहा गया है। औद्योगिक विकास के लिए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी को दिसंबर 2026 तक जारी रखना प्रस्तावित किया गया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इसके लिए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी चल रही है राजस्थान में। वो प्रश्न बनेगा
कब तक लागू रहेगी? अगले 1 साल तक इसे लागू रखा गया है। डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स, डोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोरा क्या है सर। तो डोरा का गठन किया गया है। डोरा पर्वत कहां है सर? डोरा पर्वत जालोर में है। ये डोरा क्या है? ये डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स है। अभी प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया पहला 10 दिसंबर 2025 में। तो उसमें कई सारे, जैसे अलग से एक प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग भी बनाया गया। तो ऐसे कैसे, ये आपको याद रखना है। डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स डोरा का गठन भी प्रवासी राजस्थानियों के लिए किया गया। राजस्थान फाउंडेशन के अंदर प्रवासी राजस्थानियों से ही संबंधित है ये। इसके अंदर वर्तमान में 26 चैप्टर कार्यशील है, उसमें 14 चैप्टर और जोड़े जाएंगे, तो टोटल 40 चैप्टर इससे संबंधित हो जाएंगे। माटी कलाकारों के लिए 15 करोड़ रुपए। माटी कलाकार मतलब जो कुम्हार वगैरह है, जो मिट्टी से, जैसे वो मिट्टी की जो चौक चलाते हैं और ये दीपक है, बर्तन बनाते हैं, घड़े वगैरह, तो उनके लिए धातु की चौक वगैरह उपलब्ध करवाई जाएगी और भी कई सारे इक्विपमेंट उन्हें दिए जाएंगे। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का फंड किया गया है माटी कलाकारों के लिए। सर रीट बैच की इंफॉर्मेशन बता दो। चलो शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा, बाकी ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सारे टीचर्स मिलेंगे, रीट प्री का अलग होगा, मेंस का अलग होगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। और हाँ, सर्वाधिक प्रूफ दिए जाएंगे, 150 में से 125 से भी ज्यादा। तो माटी कलाकार हो गया, राजस्थान फाउंडेशन हो गया। तीसरा स्तंभ कवर होता है। तीसरे स्तंभ के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया था। चौथे स्तंभ की बात करें, मानव संसाधन का सशक्तिकरण। आप सबको पता है पूरे संसार के अंदर सबसे जवान जनसंख्या अगर किसी देश में रहती है तो वो है अपने इंडिया के अंदर और फिर है चाइना के अंदर। इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं, 15 से लेकर के 64 वर्ष की जो जनसंख्या होती है उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड या कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यशील जनसंख्या, कि जो काम कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग कमाएंगे नहीं, छोटे बच्चों से हम कमाने की आस रख भी नहीं सकते, है ना, कि चल बेटा आजा डायपर बदल करके और कमाने चल मेरे साथ में। नहीं चल सकता ना छोटा बच्चा। तो यहां पर सीधी सी बात है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग नहीं कमा सकते। कमाएंगे कौन? 15 से 64 वर्ग के 15 से 64 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है। मानव संसाधन का सशक्तिकरण, एक प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए राजस्थान के अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इंडिया में है, राष्ट्रीय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंडिया की है, वैसे के वैसे राजस्थान में स्थापित की जाएगी राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। अब यह प्रश्न आएगा कैसे? पूछा जाएगा कि एनटीए की तर्ज पर राजस्थान के अंदर कौन सी टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी ताकि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से हो, पेपर लीक वगैरह नहीं हो। इसके लिए एक अलग से संस्था की स्थापना हुई है, RSTA, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। सर आई हैव ए डाउट बट आई हैव टू डाउट, कि तुम्हारा डाउट सॉल्व करूं या फिर पढ़ाऊं। सो व्हाट्सएप कर देना मेरे भाई और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन है। एक वाइब्रेंट है, एक वाइब्रेंट नाम से भी शॉर्ट फॉर्म दी गई थी। क्या है ये वाइब्रेंट? वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पिरेशन एंड नर्सरिंग टैलेंट। टैलेंट को नर्सरिंग मतलब टैलेंट को आगे बढ़ावा देना, जो है जो विद्यार्थी वर्ग है उसको ज्यादा पोषित करना कि भाई आगे जाके वो एक उपयोगी मानव संसाधन बन सके। इसके लिए वाइब्रेंट प्रोग्राम है। क्या है? वाइब्रेंट प्रोग्राम मानव संसाधन के लिए। प्रतिभावान विद्यार्थियों के अंदर स्टार्टअप के गुणों का विकास करना। देखो वैसे तो बात सही कही गई है, स्टार्टअप का विकास करना। आप लोग पढ़ो, एक्सपेक्ट द बेस्ट, जीवन में अच्छे से अच्छे की आशा करो, बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे की आशा करो लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार हो। मैं ये नहीं कहता कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, मैं बिल्कुल आपकी नौकरी लगेगी। सबकी तो नहीं लग सकती, 2 लाख 3 लाख की नौकरी लगेगी 2-3 साल में। बाकी वाले 7-8 लाख बच्चे क्या करेंगे? अपना खुद का काम धंधा स्टार्ट करना, वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक पढ़ रहे हो तब तक अच्छे से पढ़ो और उसका फायदा आगे मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि वाइब्रेंट प्रोग्राम है जो विद्यार्थियों को
आगे जाकर के एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, यानी स्टार्टअप डेवलपमेंट हो, इसके लिए है ना, वो लोग जाकर के क्या कर सके, स्टार्टअप आगे कर, स्टार्टअप का विकास कर सके। मतलब स्टार्टअप कोई भी छोटे से लेके बड़ा काम है जिससे वो अर्निंग स्टार्ट करे। और जो आज बात कही थी ना दिया कुमारी जी ने कि हमारे भजन जी कहते हैं कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनो, अब ये विद्यार्थियों के लिए ऊपर तो लागू नहीं होती है, बेचारे वो तो तैयारी करने वाले हैं, ठीक, वो उनके लिए जो नौकरी पढ़ाई की तैयारी छोड़ करके दूसरे काम में लगना चाहते हैं उनके लिए बात कही, ठीक है। ओके, धन्यवाद। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाए जाएंगे। अब रानी लक्ष्मीबाई केंद्र किसके लिए? गर्ल्स को अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखाए जाएंगे, इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वा तो झांसी वाली रानी थी, है ना, तो उनको अपनी सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, इसके लिए ऐसे केंद्र बनेंगे। ड्रीम का भी उल्लेख था। ड्रीम क्या है सर? डिजिटल रीडनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंशनिंग प्रोग्राम। ये क्या है सर? ये इसका फुल फॉर्म है, लेकिन नीचे देखो जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। कौशल शब्द पर फोकस करना। जो नए बच्चे हैं उन्हें बता दूं, स्किल का मतलब हुआ लक्षण। अगर तुम्हारे अंदर लक्षण नहीं है कोई काम करने के, तो तुम्हें कौन नौकरी देगा? टाइपिंग आती है तो टाइपिस्ट रख लेगा तुम्हें कोई और तरह का काम आ रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर के कोई और कोर्स किए हुए हैं, तो तुम महीने के 15-20 हजार, 15 से 25 हजार की नौकरी पर प्राइवेट काम कर सकते हो। तो तुम्हें यहां पर क्या सिखाया जा रहा है? स्किल सिखाई जा रहे हैं, और इसके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आई बात समझ में? ओके, थैंक यू। आगे देखो, राज सवेरा, ये क्या है सर? ये भी बजट में था। राज सवेरा देखो, पढ़ लो, खूब टाइम है, और पढ़ाई ऐसी करनी जैसे तुम्हारे जैसी कोई कर ही नहीं पाए। और सेमिनार में मिलना नहीं है कि इस साल दिसंबर 2026 के अंदर वापस से सेमिनार करूंगा मैं, ध्यान रखना। अरे फरवरी में सारे बैच कंप्लीट कर रहा हूं आपके लैब के, कोई टेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है एग्जाम से 3 महीने पहले। राज सवेरा की बात करें तो स्टेट वाइड एंटी ड्रग विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस, भाई नशेड़ी मुक्त हो राजस्थान, इसके लिए राज सवेरा शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म तो याद रखना। और नशा मुक्ति के लिए आपका ये प्रोग्राम है राज सवेरा। ड्रीम है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और इस बाकी वाले मैंने बता दिए। लगभग 10 प्रोग्राम बताऊंगा अलग अलग, ध्यान रखना इस बात को। राजस्थान में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इंपैक्ट बॉन्ड लाया जाएगा। देखो, राजस्थान में पहली बार सरकार स्किल के लिए, अच्छा तभी वो कह रहे थे कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनो, तो आपको क्या सिखा रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट। अब ये कागजों पे होगा या वास्तव में हकीकत में इंप्लीमेंट होगा, देखना पड़ेगा। और वैसे कोई अगर ऐसी कोई योजना हो तुम्हारे से संबंधित तो तुम जरूर इसमें भाग लेना। अभी इसके ऊपर आगे और बताते जाएंगे। पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल इंपैक्ट बॉन्ड लाए जाएंगे कौशल विकास रोजगार के लिए, कि विद्यार्थी वर्ग जो युवा वर्ग है जो तैयारी कर रहा है और बेरोजगार जो है वो स्किल सीख करके अपना रोजगार स्टार्ट कर सके। आई स्टार्ट कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर, कोटा में टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। तो माइंड मैप बनाओ फटाफट दिमाग के अंदर। अजमेर, भरतपुर और कोटा, हाड़ौती का, तो यहां पर क्या बनाए जाएंगे? टेक्नो हब बनाए जाएंगे। तो टेक्नो हब 30 करोड़ रुपए की लागत से, तो ये लागत वाला प्रश्न भी एग्जाम में आता है। लागत कितनी? 30 करोड़ रुपए। लागत कितनी? 30 करोड़ रुपए। कहां पर? 1 2 3 अजमेर, भरतपुर और कोटा। उधर याद रखने की जरूरत नहीं, ये माइंड मैप बन गया दिमाग के अंदर। टेक्नो हब। स्कूल टू वर्क। स्कूल टू वर्क क्या है? हाँ, वो पीडीएफ करंट वाली भी भेजनी है, बजट वाली भी भेजूंगा। थोड़ा समझ तो लो पहले। टीचर जब बोलता है ना तो समझा करो। मैं यहां बोल रहा हूं, तुम किताबों से माथाफोड़ी करोगे तो किताबें बोलती नहीं है, टीचर बोलता है। ऑडियो और वीडियो दोनों आते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होती है। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में या यूट्यूब पर देखते हो तो तुम्हें सारे वीडियो याद रहते हैं, लेकिन रेडियो में भाषण सुनते हो तो भाषण याद नहीं होता है। रेडियो में कोई फिल्म दिखाई जाए तुम्हें, खाली आवाज तो याद रहता है क्या? नहीं रहता गुरुजी। वीडियो दिखाया जाए तो 3 घंटे की मूवी पूरी रट लो तुम। तो वीडियो कोर्स में पढ़ने का फायदा यह होता है कि तुम्हें बिना मेहनत के सब कुछ याद हो जाता है।
चलो आगे देखो, स्कूल टू वर्क व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करके प्रत्येक जिले में एक, देखो स्कूल टू वर्क का क्या मतलब हुआ, स्कूल टू वर्क जो प्रोग्राम है वो आपके हर एक जिले में एक स्कूल स्थापित किया जाएगा। किसके लिए? व्यावसायिक शिक्षा के लिए। ऐसी एजुकेशन मिले बच्चों को जिससे कम से कम वो 2 रुपए कमा सके। ऐसा नहीं कि बीए, बीएड, एमए, एमएड कर करके, नेट की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, डॉक्टरेट की उपाधियां लेकर के और वो बेरोजगार बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर स्किल की एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी और इसके लिए स्कूल टू वर्क स्टार्ट किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट राज पहल है। पहल का मतलब है पोर्टेबल एसेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग। यह भी एक प्रोग्राम है जो विशेष रूप से घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों की एजुकेशन के लिए है। कौन से घुमंतु, अर्ध घुमंतु? जैसे गाडोलिया लोहार होते हैं ना, गाड़िया लोहार जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, आज यहां तो कल वहां। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो उन्हें माइग्रेशन का सर्टिफिकेट वगैरह फास्ट दिया जाए। आज यहां पढ़ रहे हैं तो 2 महीने बाद दूसरी स्कूल में जाके पढ़ लेंगे। तो वो जो है उनके बच्चों के लिए राज पहल शुरू किया गया है। आई बात समझ में? बंजारा है, गाड़िया लोहार है, उनके बच्चों के लिए राज पहल। और पहले चरण के अंदर हर एक जिले में स्कूल ऑन व्हील बनाया जाएगा। सर स्कूल ऑन व्हील क्या होता है? चलता फिरता स्कूल, मतलब कि गाड़िया लोहार जो इस मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, घुमंतु जाति है, उनके बच्चों के कल्याण के लिए स्कूल ऑन व्हील बनाया जाएगा। अब एक है स्टेम। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। जो आपके साइंस, इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इन विषयों के अंदर रुचि बढ़ाने के लिए जोधपुर में एक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बनाया जाएगा कि इन विषयों में आप अपनी रुचि बनाओ ताकि आपका अच्छा भविष्य बने और देश के भी काम आओ। बीए करके क्या करोगे? 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे, है ना। चीज यहां पर कह रहे हैं कि आपके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में रुचि बढ़ाने के लिए जोधपुर के अंदर आपका क्या बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के अंदर स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बनेगा। एक साइंस पार्क जयपुर के अंदर स्पेस गैलरी बनाई जाएगी और चिल्ड्रन गैलरी, मतलब ये अलग से साइंस पार्क जो जयपुर का फेमस है और प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है, साइंस पार्क कहां पर है? जयपुर के अंदर। वहां पर स्पेस, और स्पेस गैलरी का मतलब है अंतरिक्ष से संबंधित वहां पर सारी चीजें होगी और चिल्ड्रन गैलरी अलग से बच्चों के लिए होगी। एक वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताई गई है कि मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा और मेजर शैतान सिंह जी है आपके जोधपुर के। तो यहां हम कहेंगे ये सेंटर कहां बनेगा? जोधपुर में बनेगा। और जोधपुर में जब बनेगा तो पूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं या जो शहीद सैनिक हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, यहां पर जो उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए, कंपटीशन एग्जाम की ट्रेनिंग के लिए ये आपका सेंटर जोधपुर में बन रहा है। मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का उपनाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा? किसका, कौन से जगह का शहीद इनको कहते हैं? बताओ फटाफट। अरे प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर, राजस्थान अध्ययन बुक के अंदर दिया हुआ है। ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है ना, तुम कहो तो एक बुक भी करा दूं यूट्यूब पर, मूल पुस्तक करवा दूं इसी से ही तो प्रश्न आते हैं। तो बाणासुर का शहीद कहते हैं इनको और ये प्रश्न परीक्षा में आता है। चलो मेरे साथ रहोगे तो कई सारी बातें सीखोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने जुड़े हुए हो, ताकि अगला वीडियो भी जल्दी मिल जाए आपको। बाणासुर का शहीद हीरा लाल, ओके मदन, ओके सवास योगेश, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब देखो
सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। सीधा सा प्रश्न पेपर में उठा के पूछ लेंगे, अगले 1 साल तक ये तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा, तुम आगे आगे भागोगे, ये पीछे पीछे आएगा। आगे देखो, सैनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक बच्चा जो कह रहा है कि सर भर्ती नहीं आएगी, पिछली बार भी ऐसा ही बजट था, उसके बाद नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आते गए, भर्ती का बजट से कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था। अल्प बुद्धि मत बनो, आपको समझदार बनना है। भर्तियों का बजट से लेना देना नहीं होता है, कई बार घोषणा हो जाती है, कई बार नहीं होती है। तो फिर से कह रहा हूं, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आते जाएंगे, पूरा साल पड़ा है। अभी सीईटी के बारे में होली के बाद में डिसीजन हो जाएगा। जैसे ही सीईटी हुई, बैक टू बैक इतने एग्जाम होंगे तुम सोच नहीं पाओगे। इसलिए कर लो सीईटी की तैयारी, समय रहते हैं। 6 महीने है अभी सीईटी के आगे, मान के चलो, फिर मौका ही नहीं मिलेगा। इस बार तो बहुत टफ होने वाला है सीईटी। सैनिक कॉम्प्लेक्स है वो जोधपुर, थोड़ा सा माइंड मैप बना दे, ऐसे तो याद होएगा नहीं। सैनिक कॉम्प्लेक्स है वो एक तो आपके जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के अंदर, टोंक के अंदर, शेरगढ़ और फलोदी, ये भी आपके जोधपुर के अंदर, और खैरतल तिजारा और ब्यावर और झुंझुनू और आपके गंगानगर। तो इस प्रकार से थोड़ा देखो कि मध्य राजस्थान, और यहाँ पर टोंक है, शेरगढ़, फरो, ये खैरतल तिजारा, ब्यावर, गंगानगर, यहाँ सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। और पहले चरण के अंदर जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू में 36 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजन करवाए जाएंगे, और इसके लिए आपके यहां पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। और आज के टाइम में जब नए पेपर बन रहे हैं तो नए पेपर के अंदर कथन दिए जाएंगे। 50 करोड़ रुपए का प्रावधान, 10 स्तंभ है, हर एक स्तंभ से एक प्रश्न बन सकता है, तो एक प्रश्न के अंदर 4 कथन दे दिए जाएंगे। अगर जानकारी अच्छी हुई तो एलिमिनेट कर पाओगे, वरना तो फिर, है ना, जानकारी अच्छी हुई तो पेपर आपके लिए सरल हो जाएगा, कितना ही कठिन हो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2047 तक स्वास्थ्य सेवाओं का यूनिवर्सल कवरेज करना है। जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं उनका यूनिवर्सल कवरेज। और हमारी जीवन प्रत्याशा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ 60-70 होते ही कहते हैं कि उम्र हो गई, क्योंकि हम भारतीय जो है अपने स्वास्थ्य का उतना अच्छे से ध्यान रख पाते नहीं। कई बार भोजन में प्रोटीन वगैरह नहीं ले पाते, कार्ब्स वगैरह ज़्यादा रखते हैं। और आप कई बार देखते हो गुरुजी गोरो आयो ने भारत वाला ने हरा दिया, कोई गेम वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह में रील देखो जो वायरल हुए, तो वो लोग क्या प्रोटीन वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो 70-75 में भी बड़े यंग दिखते हैं, एनर्जेटिक दिखते हैं, बड़े एक्टिव दिखते हैं। तो हमारी तो उम्र कम ही है ऑलरेडी। तो गुरुजी पहले के टाइम में खूब थी, तो पहले के टाइम में लोग हैं वो शरीर से काम भी ज़्यादा करते थे। आज के टाइम की हमारी दिनचर्या अलग हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से तो 77 वर्ष 80 में 3 कम, इतना तो लाइफ होनी चाहिए। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें बढ़ानी है। मातृ मृत्यु दर है वो, मदर मोर्टेलिटी जो रेट है वो घट करके 1 लाख पर 15 डेथ, उससे भी कम माताओं की हो, ये करना है लक्ष्य, और इसे 0 तक ले जाना है। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 10 प्रति 1000 करना है। बच्चों की जो 1000 जन्म लेने पर जो शिशु मृत्यु दर होती है वो 1000 पर 10 या उससे कम हो, इतना हमारा लक्ष्य रखा गया है। तो 10 ये शिशु मृत्यु दर है, 15 मातृ मृत्यु दर है, 77 जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य है। अब इसको एक कथन में फ्रेम कर दिया जाए, कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, 77 की बजाय कह देवे 75 वर्ष, तो तुम्हारा ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसे याद करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए। चिकित्सा के संबंध में एक राज सुरक्षा है, क्या है ये है गुरुजी राज सुरक्षा। राज सुरक्षा क्या है? राज सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस। सड़क दुर्घटना के अंदर मरीज जो भी घायल हो रहा है उसे तुरंत उपचार मिल जाए, इसके लिए राज सुरक्षा की शुरुआत की जाएगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका राज ममता। राज ममता है राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। कई बार बच्चे कहते हैं डिप्रेशन बहुत हो रहा है, बड़े बुजुर्ग सब तरह के लोग, तो मानसिक अवसाद से आप परेशान नहीं हो, डिप्रेशन से परेशान नहीं हो, इसके लिए एक प्रोग्राम है राज ममता,
आज भर्तियों की घोषणा नहीं हुई तो राज ममता की तुम्हें बहुत जरूरत है। अब इसमें कौन कौन से प्रावधान होंगे आगे पता चलेगा कि आप नियर बाय हॉस्पिटल में कैसी सुविधा आपको इसमें मिल सकती है। तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बजट का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगले ही महीने होली के आसपास तुम्हें खुशखबरियां मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी के अंदर भी तो इतनी सारी भर्तियां आई। मुझे एक चीज बताओ, कौन से बजट में कहा गया था कि ये जनवरी के अंदर इतने सारे नोटिफिकेशन जारी हुए? कौन से बजट में कहा गया था कि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है वो अगला है, वो 3500 पदों पर होगा? पिछले बजट में कहा गया था क्या? बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। और फिर भर्ती कैसे आ गई? फिर लखनौरा लाडा, एक तुम्हारी बात को नहीं माने आधा जना, तो मानो कि नहीं मानो? तो सीधी बात है, जो कहता हूं मान लिया करो। ग्राम विकास अधिकारी का कहीं उल्लेख भी नहीं था, फिर भी भर्ती आ गई। और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। बजट से परेशान मत हो, ठीक है? अब सांत्वना दो खुद को। सांत्वना की तो बात ही नहीं है, खूब भर्ती आएगी। और अभी देखना, होली के आसपास देखना तुम। राज ममता मानसिक स्वास्थ्य के लिए, पिछली बार जब ऐसा हो चुका है तो फिर इस बार क्यों परेशान होते हो ये बताओ? पिछली बार बजट में थी नहीं भर्तियां, फिर भी भर्ती आई ना, आएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जयपुर में स्थापित होगा। एक है मोक्ष वाहिनी योजना। एक बच्चा कमेंट पढ़ रही हो तो मैं कह गुरुजी मोक्ष वाहिनी तुम्हारा खने भेज दो। क्यों भाई, इतना डिमोटिवेट हो गया क्या? ये मोक्ष वाहिनी उनके लिए है जो दुर्घटना में जान गंवाने वाले हो। और तुम सब तो हो जवान, और जवान लोग पढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए होते। तुम्हारे पास कैसे भेज सकते भाई? जिनकी शरीर की उम्र पूरी हो जाती है उनके लिए। तो मोक्ष वाहिनी योजना, दुर्घटना में अगर किसी की डेथ हो गई है और हॉस्पिटल लेके गए, वहां उसकी डेथ हो गई, मोर्चरी में शव पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं, मोक्ष वाहिनी योजना, जिसमें वाहन आपके मृत शरीर को, आपके नहीं, पर्टिकुलर जो है किसी की डेथ हो गई है ह्यूमन बॉडी की XYZ, उसको उसके घर तक पहुंचाया जाएगा, घर तक छोड़ करके आएंगे। तो ये कौन सी योजना है? मोक्ष वाहिनी योजना। 4 स्तंभ पूरे कर चुके हैं, 5वें स्तंभ की ओर चलते हैं। बाद में मैं सारे के सारे जो है स्तंभ वापस से रिवाइज करूंगा, क्योंकि यहां पर मैंने 4था स्तंभ काफी लंबा लिया है, जिसके अंदर मानव संसाधन की बात यहां पर कही थी। ड्रीम हो, चाहे राज सवेरा हो, चाहे आई स्टार्ट है, स्कूल टू वर्क है, राज पहल है, स्टेम है, और सैनिक कॉम्प्लेक्स, राज सुरक्षा, राज ममता और मोक्ष वाहिनी। तो पान सड़ेर घोड़ा अड़ेर विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती? गुरुजी क्योंकि फेरी नहीं थी। लखनौरा लाडा, फेरे तो है को नहीं, संडे टू संडे रिवीजन किया करो तब भी मजा आएगा। अभी तो मैं बहुत पढ़ाने वाला हूँ, है ना? अभी CET की घोषणा होने दो तुम होली के आसपास, फिर मुझे थानेदार वाले पेपर से फ्री होने दो, फिर जम के आगे और ऐसी ऐसी क्लासेस लगाऊंगा, है ना? सीधा पेपर को फाड़ दोगे तुम लोग। 5वां स्तंभ, 5वें स्तंभ की बात करते हैं। मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मतलब समाज में ऐसे कई सारे जो है संवेदनशील वर्ग हैं। उन महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, विधवा हो गई, परित्यक्ता हो गई, अदर पिछड़े वर्ग हो गए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो गए, जातिगत आधार पर पिछड़े हो गए, उन सबके कल्याण के लिए यहां पर बात कही गई है कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत लखपति दीदी ऋण योजना की सीमा अब 1.5 लाख कर दी है। महिलाओं के खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी और 1 लाख का वो लोन ले सकती थी। अब इस लोन को कितना कर दिया है? 1.5 लाख रुपए तक का कर दिया है। ठीक बात? ओके, ये याद रहेगा ना? 1.5 लाख वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संभाग मुख्यालय स्तर पर, संभाग मुख्यालय स्तर पर राज सखी स्टोर की स्थापना की जाएगी। संभाग मुख्यालय स्तर पर राज सखी स्टोर की स्थापना, महिला उद्यमिता विकास, महिलाओं को खुद के काम स्टार्ट करके अपने पैरों पर खड़ा होना, 2 रुपए कमा करके मजबूत बने आर्थिक रूप से, इसके लिए राज सखी स्टोर है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में लोन की जो सीमा है वो आपके 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी है नारी शक्ति एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अमृत पोषण वाटिकाओं के लिए 500 करोड़ रुपए, आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों में जो मिड डे मील, जो पोषक आहार बच्चों को दिए जाते हैं, उसके लिए आपका अमृत पोषण वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी। 500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं।
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्री स्कूल एजुकेशन, ये किसके लिए? ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्री एजुकेशन, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस प्रकार की केयर के बात यहां पर कही गई है। ये प्रोग्राम, ये स्तंभ नंबर 5 कंप्लीट होता है, जहां पर सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई थी और इसमें हमने अनेक तरह की बातें पढ़ी। बस 15 स्लाइड और हैं, थोड़ा सा आराम से, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, ओके। अब देखो छठे स्तंभ की बात करें, 6th जो स्तंभ है उनकी बात करते हैं, पर्यटन, कला और संस्कृति। मुझे ये स्तंभ बहुत प्यारा लगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां पर नए नए प्रकार के पैनोरमा बनेंगे, नए नए प्रकार के पार्क बनेंगे, नए प्रकार के किलों के नाम आएंगे। आइए जरा इसको याद करते हैं। कल्चर, राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की टूरिज्म से संबंधित बातें कही गई कि हमने पर्यटन नीति 2025 लॉन्च की है, हमने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 लॉन्च की है। सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछ लेंगे, बताइए कौन सी नीति है, कब की है लेटेस्ट? तो पर्यटन और फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन कि पर्यटन के वो स्थान जहां पर फिल्में बनती हैं, वो पर्यटन केंद्र हैं, वो फिल्मों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो मालदीव वगैरह कई सारे हिंद महासागरीय जो देश है, भारत से नीचे हिंद महासागरीय, वो तो इनवाइट करते हैं भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर्स को कि आइए यहाँ फिल्में बनाइए, ताकि आप लोग हमें टैक्स वो जो है चार्ज देंगे और हम लोग उससे अर्निंग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए RTICF। RTICF क्या है सर? राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड है। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फंड बनाया गया है, इसमें 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के काम किए जाएंगे। एक सुर्खियों में था यहां पर गढ़ पैलेस, सीधा सा पूछ ले राजस्थान कल्चर के अंदर, जो हो सकता है कि आपको इस राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में भी ना मिले, कई बार करंट से भी पूछ ले वे कल्चर। तो याद रखना, गढ़ पैलेस झालावाड़ में, किराडू बाड़मेर का है, सरवाड़ किला अजमेर का, सुनहरी कोठी टोंक की है। इनके लिए 18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इनके जीर्णोद्धार के लिए। गढ़ पैलेस थोड़ा इंपोर्टेंट है, ये झालावाड़। नए पैनोरमा मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 100% छपना पड़ेगा। क्यों गुरुजी? क्योंकि पैनोरमा फेवरेट क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का। जो भी नए पैनोरमा बजट में आ गए मतलब पेपर में छप गया। कौन से हैं प्रश्न? वेरी 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 इंपोर्टेंट। नए प्रकार के पैनोरमा आपसे 101% पूछा जाएगा। दुर्बल नाथ जी का पैनोरमा कहां है रे? दुर्बल नाथ जी बांदी कुई दौसा, आबानेरी की चांद बावड़ी है ना दौसा, तो वैसे याद रखना कि जो दुर्बल नाथ जी है वो बांदी कुई दौसा। और वीर दुर्गादास राठौड़ पैनोरमा, अब आप कहोगे सर ये तो जोधपुर में होना चाहिए। नहीं, वीर दुर्गादास राठौड़ तो जोधपुर में याद किए जाते हैं, लेकिन सिवाना बालोतरा है वो आपके यहां पर दुर्गादास जी राठौड़ का पैनोरमा बनेगा। हाड़ी रानी का पैनोरमा तो आएगा ही आएगा, ये सलुम्बर जिले के अंदर, ये आपके यहां पर सलुम्बर के अंदर मेवाड़ में हाड़ी रानी का पैनोरमा बनेगा। तेजाजी महाराज जी का पैनोरमा खरनाल, सबको पता होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का पैनोरमा एमडीएम यूनिवर्सिटी अजमेर। तो मुझे लगता है कि एक ये वाला हो गया और ये वाला थोड़ा ज्यादा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक दुर्बलनाथ जी का जो कि दौसा में बनेगा, दुर्गादास जी राठौड़ वाला सिवाना बालोतरा में, हाड़ी रानी वाला सलुम्बर में, और बाकी वाले तो तुम्हें पता ही होने चाहिए क्योंकि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन का अधिकांश समय राजस्थान के अंदर अजमेर में बिताया था। तो नो डाउट यहां पर इनका पैनोरमा बनाया जाएगा। पैनोरमा क्या होते हैं? ऐसे स्थान जहां पर इनके जीवन, इनके अध्ययन से संबंधित सारी चीजें रखी जाती हैं, पर्यटक आते हैं, उनको देखते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। आई बात समझ में? अब नए रोपवे, एक नंबर का डाकी प्रश्न, बहुत जबरदस्त, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। वर्तमान में राजस्थान में कितने रोपवे हैं? रोपवे बाई मदन सर करके सर्च कर लेना, 7 रोपवे मैंने शॉर्ट्स में पढ़ाए हुए हैं। नया रोपवे है अन्नपूर्णा माताजी मंदिर से दया शाह का किला। अरे ये दया जेठालाल की नहीं है, ये दया तो है राजसमंद में। राजसमंद में दया शाह का किला है। अलग से प्रश्न पूछ ले, दया शाह का किला कहां है? राजसमंद के अंदर। तो अन्नपूर्णा माताजी मंदिर से दया शाह के किले तक राजसमंद में एक ये हो गया। एक मुखर्जी चौराहे से इरिगेशन पाल होते हुए द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली, लाल बंगला,
ये भी आपके राज संबंध के अंदर है। बांकी माता रायसर, बांकी माता रायसर अच्छा प्रश्न है। जंबा रामगढ़ जयपुर में प्रस्तावित हैं 3 रोपवे जो बनेंगे। तो बजट के अंदर इन 3 रोपवे की बात कही गई है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, टेक ए स्क्रीनशॉट। इंपॉर्टेंट होता तभी बताता हूं, फालतू में इधर उधर की फोटो देखते हो ना, सेल्फी लेते रहते हो, कभी कोई स्टाइल मैन कभी वही स्टाइल। देखता हूं मैं तुम सबके स्टेटस, कई बार फ्री होता हूं तब, है ना। लखनऊ के लाडे, इसका स्टेटस लगाया करो कभी, ठीक है। अगली बार ऐसा स्टेटस देख लेना, देख लेना। ये होना चाहिए आपकी स्टेटस पे, नवीन रोप पे होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मेरे गुरुजी ने बताया है कि आज तो मेरी स्थिति डाउन है, लेकिन बहुत जल्द मेरा भी अच्छा दिन आने वाले हैं, कि मुझे इतनी नफरत भरी निगाह से मत देख, मेरा अंदाज दुनिया से निराला है, और मेरे गुरु ने कहा कि बहुत ही जल्द मेरा भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने वाला है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 5 पेनोर में और 3 यहां नवीन रोपवे। अब भारत मंडपम जो आपका नई दिल्ली में है, वैसे के वैसे राजस्थान मंडपम बनेगा। अब ये प्रदर्शनी वगैरह जब भी आयोजन होता है, कोई मेले वगैरह, उसके लिए एक स्थान है। तो राजस्थान मंडपम प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में कहां पर, राजधानी के अंदर राजस्थान मंडपम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक कहां स्थित है या कहां पर बनेगा? हाँ, कहां पर बनेगा? सर मैंने आज तक कभी स्टेटस लगाया नहीं। बेटा स्टेटस बने उस दिन स्टेटस लगाया करो, है ना। आज मेरा स्टेटस बन चुका है, लेकिन मुझे स्टेटस लगाने का टाइम नहीं है। हकीकत बताऊं ना तो स्टेटस लगाने का टाइम ही नहीं है। और एक स्टेटस वो होता है जब संघर्ष के दौर में होता है, तो कोई हमारा स्टेटस तक नहीं देखता है। और आज जब सब हमारा स्टेटस देखते हैं, तो हमें स्टेटस लगाने का टाइम तक नहीं है। तो ये तो काल्पनिक बातें हैं। स्टेटस तो क्या होता है कि आप जहां खड़े हो जाओ, लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये होती है बात। स्टेटस लगाने की जरूरत ही नहीं है। सब आपको आपकी इज्जत करे वैसा काम करो। मंडपम क्या है? प्रदर्शनी सेंटर है। वहां पर सारी जब भी कोई मेले वगैरह आयोजित होते हैं, तो वो एक स्थान है, हब है उसके लिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक है, वो धानकिया जयपुर के अंदर। पर्यटन के लिए जैसलमेर के खोड़ी के अंदर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनेगा। देखो, पर्यटन विकास के लिए जैसलमेर के खोड़ी के अंदर, खोड़ी जगह अभी सीएम भजन लाल जी ने योग दिवस के अवसर पर वहां पर योग भी किया था, और खोड़ी उसके लिए भी फेमस जाना गया था। तो वहां अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन बनेगा राजस्थान में। कहां पर? खोड़ी के अंदर। तुम याद क्या नहीं करोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती याद कराऊंगा, मैं तुम्हें जबरदस्ती नौकरी दिलाऊंगा। कैसे? मेरे भी ऐसे गुरुजी थे जो मुझे इतना मोटिवेट करते थे, हर बार टॉप कराते थे कि भाई तू पढ़ आगे, इतना रिवीजन कराते थे कि मैं खुद परेशान हो जाता था। मैं कहता ऐसे गुरुजी से पीछा छुड़ाए भगवान। लेकिन जब रिजल्ट आते थे तब मजा आता था, और सब गुरुजनों का ये आशीर्वाद है। तो ये सीधी सी बात है कि अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हो तो नौकरी तो झक मार के मिलेगी। मिलेगी कैसे नहीं? पढ़ाई से प्यार करना सीखो। कुलधरा जैसलमेर में पर्यटक सुविधा केंद्र बनेंगे, ठीक है। कुलधरा जो राजस्थान के अंदर भूतिया गांव के रूप में फेमस है। पहले यहां पर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, और फिर किसी कारणवश उजड़ गया वो गांव। जाते जाते गांव वालों ने श्राप दिया रे कि तुम लोग यहां कभी चैन से रह नहीं पाओगे। तो वो भूतिया गांव कुलधरा आज भी कहते हैं वहां भूत रहते हैं। भूतिया गांव जैसलमेर जो है आज पर्यटन हब के रूप में सरकार हर बजट के अंदर कहती है। इस बार भी कहा है जैसलमेर में पर्यटक सुविधा केंद्र बनेगा, STZ बनेगा, और दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक बता दिया, राजस्थान मंडपम बता दिया। ब्रिज कन्वेंशन सेंटर राजस्थान के कौन से जिले में बनेगा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ब्रिज कन्वेंशन सेंटर है वो आपका भरतपुर के अंदर है। 100 करोड़ रुपए की लागत से कहां बनेगा? भरतपुर के अंदर बनेगा ब्रिज कन्वेंशन सेंटर। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना राजस्थान के कितने जिलों के लिए है? झुंझुनू, चूरू, सीकर। तो शेखावाटी के लिए 660 हवेलियों का चयन किया गया है 200 करोड़ रुपए की लागत के फंड के साथ में, और 2 साल के लिए, कि पुरानी जो हवेलियां हैं 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, उससे भी पुरानी, उनका रख रखाव हो ताकि वो हमारी विरासत को आगे बढ़ा सके। इसके लिए राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू यहां पर शामिल किए गए 3 जिले। पेपर में छप गया कौन सा प्रश्न? ये दोनों
ये दोनों, मुझे दूर से खुशबू आ जाती है। हाँ बिल्कुल आ जाती है, क्योंकि अच्छा प्रश्न हो जाता है तो पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न तो आना पड़ेगा। ये थार सांस्कृतिक सर्किट है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। अब देखो माइंड मैप बनाओ दिमाग के अंदर ऐसे कि यहां पर पश्चिमी राजस्थान के 3 जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर हो गया, जोधपुर और जालोर हो गया। तो इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान के 5 जिले जहां पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देंगे, इसके लिए इन 5 जिलों को मिलाकर के आपके थार सांस्कृतिक सर्किट बनेगा। 5 जिलों को मिलाकर के थार सांस्कृतिक सर्किट बनेगा। वॉर म्यूजियम झुंझुनू में स्थापित होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान में अगर किसी जिले में सबसे ज्यादा फौजी जहां से बनते हैं वो झुंझुनू है, तो वॉर म्यूजियम यहां बनेगा। और राजस्थान के अंदर गैर है, पद दंगल है। अब इसका मैं अलग से एक शॉर्ट्स अपलोड करूंगा कि पद दंगल क्या होता है। अगर यहां उल्लेख हुआ है तो डेफिनेटली राजस्थान की कला संस्कृति में इस नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, नए नए प्रश्न। तो लोक नृत्य उत्सव, गैर, पद दंगल, भवाई जिसे मटका नृत्य कहते हैं, मेवाड़ में ज्यादा फेमस है, घूमर, इनके कंजर्वेशन के लिए लोक नृत्य उत्सव बार बार आयोजन करेंगे। सरकार कह रही है कि सीकर, झुंझुनू और भरतपुर और डीग, देखो सीकर झुंझुनू एक याद करना और डीग भरतपुर याद करना। यहां पर नया क्या बनेगा, एयरपोर्ट बनेंगे। तो इन 2 जगहों पर 2 नए एयरपोर्ट बनेंगे राजस्थान के अंदर, एक तो शेखावाटी के अंदर और एक पूर्वी राजस्थान के अंदर 2 नए एयरपोर्ट बनेंगे। 7वां स्तंभ सुशासन और डिजिटल परिवर्तन को लेकर है कि वंस ओनली प्रिंसिपल, विभिन्न विभाग आपस में क्या कर सके, कोऑर्डिनेशन करके डाटा कोलैबोरेशन से, सहयोग से काम आगे बढ़ सके, इसके लिए वंस ओनली प्रिंसिपल है। ई मित्र के माध्यम से प्रेजेंट टाइम में 600 से भी ज्यादा नागरिक सेवाएं चल रही हैं। तो कह रहे हैं कि 100+ सेवाएं हम व्हाट्सएप पर भी स्टार्ट करेंगे कि आम जनता जो व्हाट्सएप ज्यादा यूज करती है वहां उन्हें इसका फायदा हो जाए। नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान में किसका गठन किया गया है, रीति का गठन किया गया है। और प्रश्न आता है कि रीति का फुल फॉर्म क्या है। ये एक जो सलाहकारी निकाय है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। जैसे नीति आयोग है सेंटर में, वैसे के वैसे राजस्थान में क्या है, रीति। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सुशासन और जन सहभागिता में वृद्धि के लिए राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0, राजस्थान जन विश्वास अधिनियम सुशासन के लिए यहां पर स्टार्ट किया गया है। अब केकड़ी अजमेर है, नदबई है, केकड़ी अजमेर है, नदबई भरतपुर है, सांगानेर है और रामगढ़ अलवर के अंदर यहां पर मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे। क्योंकि 8 नए जिले बनाए गए हैं, इसलिए हम कहेंगे 8 नए जिले बनाए जाने के बाद मिनी सचिवालय कहां कहां बनेंगे, एक तो केकड़ी में और एक आपका नदबई भरतपुर के अंदर, एक आपका सांगानेर के अंदर और एक आपका रामगढ़ अलवर यहां पर बनेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें और बनाई जाएगी, 3467 और 94 नए पंचायत समितियां बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य योजना क्या है कि 6 महीने के बालक से लेकर के 6 साल तक का जो बालक है, राजकीय महिला कार्मिक जो सरकारी नौकरी में जो महिलाएं हैं, उनके बच्चों की देखभाल के लिए एक वात्सल्य सदन स्थापित किए जाएंगे ताकि वर्क प्लेस पे महिलाएं अच्छे से काम कर सके। उसमें उनको बच्चों को संभालने वाली जो लेडीज वगैरह होगी, उन बच्चों के सोने के लिए अलग से सुविधाएं होगी, खाना उनको दे सके, इसके लिए। तो कहने का मतलब है राजकीय कर्मचारी जो महिला है और जब उसके बच्चा है छोटा तो वो काम को अच्छे से कर सके, डिस्टरबेंस नहीं हो, इसके लिए ये आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर आप सरकारी कर्मचारी होंगे तब आपके ये काम आएगा। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन और राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं। वैसे के वैसे राजस्थान स्टेट पंचायत पुरस्कार भी शुरू किए जाएंगे ताकि पंचायतों का विकास हो। 8वां स्तंभ खेती से संबंधित है, जहां यमुना जल को हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी तक लाने के लिए आपके 3200 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना की शुरुआत की जाएगी। और वर्तमान में कुल बोए गए क्षेत्र में 24% भाग है वो आपका सूक्ष्म सिंचाई यानी कि फव्वारा सिंचाई से सिंचित है। और 2030 के अंदर इसका लक्ष्य रखा गया है कि फव्वारा सिंचाई से हम 51% भूमि को, जो कुल बोए गए क्षेत्र को फव्वारा सिंचाई से या बूंद बूंद से सिंचित कर सके ताकि पानी की बचत हो और पर ड्रॉप
मोर क्रॉप का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो सके। ध्यान रखना, हेक्टेयर से 3 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है और 24 से बढ़ाकर इसे 51% करने का लक्ष्य रखा गया है। छोटी काली सिंध और चाचूर्णी नदी, इनके ऊपर मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं जो कि आपके झालावाड़ की है, और प्रश्न आ सकता है कि चाचूर्णी नदी और ये छोटी काली सिंध झालावाड़ क्षेत्र के लिए सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। पन्नालाल बारूपाल, वैसे तो 50 तरह की वहां पर परियोजनाओं के बारे में दिया हुआ था, इसके लिए इतना बजट है, इसके लिए इतना बजट है, लेकिन जो मुझे वन लाइनर लगा कि इंपोर्टेंट है वो मैं लेके आया हूं। बाकी कुछ पढ़ना भी नहीं है और इतना याद भी होता नहीं है, प्रश्न आता भी नहीं है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार, जो कि बीकानेर के अंदर है पन्नालाल बारूपाल, उसके लिए 60 करोड़ रुपए। 50,000 सोलर पंप अलग से लगाए जाएंगे, सोलर पंप संयंत्र। नेपियर घास जो कि पशुओं के हरे चारे के लिए किसानों को दी जाती है कि आप अपने फार्म पर नेपियर घास लगाएं, सुना होगा आपने इस बारे में। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 90% की सब्सिडी के साथ 70,000 क्विंटल जो है किसानों को उपलब्ध करवाना। राज एम्स क्या है, राज गिफ्ट क्या है, ये अच्छे प्रश्न है। राज एम्स नहीं, एम्स तो AI होता है, राज फिर भी हम इसे एम्स पढ़ेंगे। राज एम्स डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि सूचना प्रबंधन प्रणाली है ना। कृषि सूचना, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये किसानों के लिए राज एम्स है, वो मैनेजमेंट का सिस्टम है, ठीक है। ओके, राज गिफ्ट क्या है सर? खेती के जितने भी उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI, राज गिफ्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड। आप सबको पता है, जैसे नागौरी अश्वगंधा का उल्लेख बजट में वित्त मंत्री ने किया था, सोजत की मेहंदी का भी उल्लेख किया था। ऐसे कैसे कई सारे भौगोलिक उत्पाद हैं जो राजस्थान में अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर जाने जाते हैं, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज गिफ्ट है एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाएगा। समझ में आई बात? फिर अलवर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनियन एंड वेजिटेबल, प्याज और सब्जी का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित करेगा? अरे गुरुजी, मुल्ला 2 प्याजा, जो अकबर का नवरत्न था, वो खाने में 2 प्याज लेकर बैठता था, इसलिए उसका नाम मुल्ला 2 प्याजा। मुझे भी प्याज बहुत पसंद है गुरुजी, आई लव ऑनियन, तो आई लव ऑनियन। अलवर के अंदर ऑनियन का और वेजिटेबल का क्या बनेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, याद करना पड़ेगा। श्री गंगानगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कीनू, कीनू जो मौसमी की तरह होता है, कीनू, तो कीनू जो है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कीनू है, और कीनू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा? गंगानगर, गंगानगर। अरे ये प्रश्न तो छप गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कीनू वाला, प्याज वाला। बांसवाड़ा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, हाँ मैंगो खा ले बेटा, मैंगो, मैंगो में बांस को नहीं आवे, तो बांसवाड़ा के अंदर मैंगो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, मोस्ट। अब मुझे लगता है क्लास में याद हो गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो बांसवाड़ा में, कीनू वाला गंगानगर के अंदर, और ऑनियन और वेजिटेबल वाला आई लव अलवर। तो वीडियो से पढ़ा करो, किताबों से तो वो भी पढ़ लिया करो, नोट्स थोड़े बहुत लास्ट में। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत वर्तमान में 5 रुपए हर 1 लीटर पर किसानों को, दूध उत्पादकों को अनुदान दिया जाता है। उसके बारे में भी बहुत सारी बातें बताई गई थी। विकसित राजस्थान 2047 के लिए 2 लाख लीटर रुपए 2047 तक जब देश की आजादी को कितने साल हो जाएंगे? 100 साल हो जाएंगे, तब हम राजस्थान के अंदर 200 लाख लीटर पर डे मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। 9वां स्तंभ हरित विकास की बात करता है, ग्रीन ग्रोथ की बात करता है, और उधर वो बीकानेर में खेजड़ी काट रहे हैं, है ना। ये तो कथनी और करनी में अंतर हो गया, ये तो कागजों वाली बात होगी, ये तो कागजों वाली बात हो गई, और आप बीकानेर में खेजड़ी कटवा रहे हो। अलग अलग जो कंपनियां जो प्रोजेक्ट लगाना चाहती है सोलर प्रोजेक्ट के, उनको आप मौका दिए जा रहे हो, और इधर कह रहे हो कि हम हरित विकास करेंगे। देखो घोर कलयुग है बेटा।
सीधी सी बात है, डिस्कशन तो कर सकते हैं। हरित विकास और पर्यावरणीय सततता के लिए पहला ग्रीन बजट जो हमारा पेश किया गया था, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, 27,850 करोड़ रुपए का। पिछला बजट, पिछले 2 बजट के पहले का एक छोड़ लास्ट ईयर वाला 25 वाला। आगामी साल के लिए 27,000 करोड़ की अंदर बढ़ोतरी करके वर्तमान में जो बजट है वो 33,476 करोड़ का ग्रीन बजट हो चुका है। और 2047 तक राजस्थान में ग्रीन कवर, यानी जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, जो ग्रीन कवर है, जो ग्रीनरी का कवर है, हरित कवर है, वो ग्रीन कवर कितना 20% जमीन है वो हरी भरी होनी चाहिए। कब तक? 2047 तक। मिशन हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। नमो नर्सरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नमो नर्सरी कहां बनाई जाएगी? राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी ग्रीनरी के लिए। और नमो वन कहां लगाए जाएंगे? पंचायत समिति स्तर पर। पंचायत समिति पर तो नमो वन और नमो नर्सरियां हैं वो जिले स्तर पर। नर्सरीज जहां पर छोटे छोटे पौधे होते हैं वो जिला स्तर पर, और पंचायत समिति स्तर पर आपके क्या होंगे? नमो वन लगाए जाएंगे। तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्तर पर किसकी बात है, नर्सरी को उल्टा मत कर देना, ठीक है। नर्सरी जिले में 16 जिलों के मॉडल उद्यान, 16 जिलों के अंदर आपके ऑक्सीजोन स्थापित किए जाएंगे। पृथ्वी क्या है सर? पृथ्वी है प्रोजेक्ट फॉर रेजिलिएंट एंड इंटीग्रेटेड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ वैलोराइजेशन इनिशिएटिव। इट मीन्स क्या है सर? ये हमें तो समझ में नहीं आया, हिंदी में बता दो। मानव और वन्य जीव के संघर्ष की बात है। हम अपने निवास क्षेत्र ऐसे ऐसे जगहों पे बसा लेते हैं जहां पर जो जंगली जीव बेचारे रहते हैं उनके कंजर्वेशन का एरिया होता है। फिर कहते हैं गुरुजी तेंदुए ने हमला कर दिया, हाथी ने हमला कर दिया, तो आप उनके क्षेत्र में अपने आवास या मानव गतिविधियां करते ही क्यों हो? इसके लिए पृथ्वी लाया गया है। क्या है? प्रोजेक्ट पृथ्वी। नए पार्क बनाए जाएंगे। छप गया, छप गया 100%। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या बनेगा? तो नए बजट 2026-27 के तहत इको पार्क कहां पर बनेगा? तो आप कहोगे शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। टोडा रायसिंह टोंक के अंदर प्रकृति पार्क बनाया जाएगा। प्रकृति पार्क या नेचर पार्क। कभी कभी क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों याद होना चाहिए। जैसे उदयपुर के अंदर आपके अंबेरी के अंदर वहां पर तितली पार्क है, तो बटरफ्लाई पार्क को तितली पार्क हिंदी में कहते हैं, सीधी सी बात है। तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। सांचौर जालोर के अंदर वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। शाहबाद किशनगंज बारा में उपरेटी कंजर्वेशन रिजर्व में विकास कार्यों की बात कही गई थी। तो उपरेटी कंजर्वेशन रिजर्व आपका कहां पर? बारा को थोड़ा याद कर लेना। बाकी कीवर्ड तो मैंने याद करवाई दिया आपको। बनेड़ा वाला इको पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बनेड़ा शाहपुरा इको पार्क, चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट। जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो। देखो एक लास्ट स्लाइड बची है, बस इसको खत्म करते हैं हम। बड़बेला तालाब जो है वो झालावाड़ पुष्कर, बड़बेला तालाब कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। और पुष्कर, अजमेर, खींचन, फलोदी, मैनार, उदयपुर के जो आर्द्र भूमियां हैं, हालांकि मैनार और खींचन तो जो है हम बात करें तो आर्द्र भूमियां है ही है। मैनार पक्षी गांव है और खींचन कुर्जों के लिए जाना जाता है, तो ये तो आर्द्र भूमि है। इसके अलावा झालावाड़ का जो है बड़बेला तालाब भी सुर्खियों में है, इसलिए याद कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़बेला तालाब, पुष्कर, अजमेर, इनके लिए एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनेगा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनेगा। और जयसमंद सलुम्बर और केसरबाग धौलपुर में, तालछापर चूरू में, शेरगढ़ बारा में, यहां पर क्या बनेंगे? इको सेंसिटिव जोन बनेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया पर्यावरण संरक्षण के लिए। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जयपुर और जोधपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनेंगे। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जयपुर और जोधपुर में, कहां पर बनेंगे? जयपुर और जोधपुर में, ये याद कर लेना। विद्यालयों में जागरूकता के लिए भाई पर्यावरण के संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक किया जाए, इसके लिए ग्रीन स्कूल प्रोग्राम चलाया जाएगा। क्या इसका प्रोग्राम है? ग्रीन स्कूल प्रोग्राम, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम। और 10वें स्तंभ में ज्यादा कुछ नहीं है कि जो पहला ही यहां हेडिंग दी गई है वही हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था जो हम 2028-29 तक $350 बिलियन का हम लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं,
इसको देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक की अर्थव्यवस्था हमें ले जानी है अगले 20 साल के अंदर। वर्तमान 350 अरब डॉलर से बढ़ा करके 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना है। यह प्रश्न 100% आएगा। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत राजस्थान को उत्कृष्ट सुधार के लिए पूरे देश में टॉप अचीवर का दर्जा मिलता है बिजनेस रिफॉर्म के लिए, कि यहां पर व्यापार लगा सकते हैं इसलिए। और ये थोड़ा लास्ट में पढ़ लेना कि राजस्व प्राप्तियां वगैरह, राजस्व घाटा कितना है 32,982 करोड़ रुपए का। और इसके अलावा राजकोषीय घाटा वेरी इंपॉर्टेंट है, 72,492 करोड़ रुपए का है। ये सब पीडीएफ के साथ दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा राजस्व व्यय कितना है ना, राजस्व प्राप्तियां कितनी है, राजस्व घाटा कितना है, सब रट लेना, ठीक है। और पूंजीगत परिव्यय सब कुछ। राजस्व घाटा जो है वो 3% है यहां पर। और राज्य सकल घरेलू उत्पाद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीएसडीपी कितनी है, जीएसडीपी जो देश साल भर के अंदर उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य है वह 21.52 लाख करोड़ है। पहले पिछले साल 19 लाख करोड़ थी और वर्तमान में 19 लाख करोड़ से बढ़ चुकी है, 21 लाख करोड़ हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम है तुम्हारे पास तो 5 अड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना। तो यहां हमने बात की थी 2 मिनट के अंदर बजट का रिवीजन करा रहा हूं, सिर्फ हेडिंग पढ़ने का मौका दूंगा। ज्ञान की बात की थी, प्रति व्यक्ति आय की बात की थी, बाकी बैच में तुम लोग पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, चाहे एलडीसी हो चाहे सीईटी हो। पहले स्तंभ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही थी, सड़कों के विकास की बात कही थी। नौनेरा प्रोजेक्ट है, परवन अकावद है। अभी तो आर्थिक समीक्षा पूरी पढ़ाऊंगा। आमजल को पेयजल सुविधा के लिए बीकानेर के प्रोजेक्ट, बीकानेर के अंदर स्थान है। जैसलमेर का रागवार सेवा है। नागरिक सुविधा केंद्र पंचगौरव। राज सेतु क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। औद्योगिक विकास के लिए आपका डोरा का गठन है। और माटी कलाकार की बात हुई है यहाँ पर। आरएसटीए बनाया जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वाइब्रेंट बनाया जाएगा आपके जो है किसके लिए, प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप के लिए। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र है। ड्रीम है वो कॉलेजेस के अंदर कौशल डेवलपमेंट। और आज सवेरा है तो नशा मुक्ति के लिए है। और आई स्टार्ट है तो स्टार्टअप के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर स्कूल टू वर्क है वो व्यावसायिक शिक्षा के लिए। राज पहल है वो घुमंतु जातियों के बच्चों के एजुकेशन के लिए। स्टेम है वो आपके साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में रुचि के लिए। मेजर शैतान सिंह कौशल प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में। सैनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेंगे, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। और जीवन प्रत्याशा बढ़ाना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटा करके 15 और 10 करना। राज सुरक्षा है सड़क दुर्घटना के लिए। राज ममता है वो आपका मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मोक्ष वाहिनी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाए उसको घर तक पहुंचाना। और संभाग स्तर पर आपके राज सखी महिलाओं की उद्यमिता के लिए। अमृत पोषण वाटिकाओं के लिए 500 करोड़ रुपए। और नीतियां अलग अलग तरह की। RTICF क्या है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड है। पैनोरमा तो रट ही लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया किसी ने तो ठीक है। दुर्बल नाथ जी वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। वीर दुर्गादास, हाड़ी रानी, तेजाजी, नवीन रोप पे कहाँ बनेंगे। और राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय केंद्र धानक्या के अंदर है। कुलधरा वगैरह। हवेली संरक्षण में कौन कौन से जिले शामिल है। थार सर्किट तो मोस्ट है, थार सर्किट हो गया। और ये आपका झुंझुनू वाला, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, छप गए समझो। और ठीक है, इतनी बढ़िया आज की क्लास रही। और भर्तियां तो बजट में होती नहीं है, कई बार भर्तियां तो अलग से आ जाएगी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए पन्नालाल बारूपाल वगैरह ये जितने भी हैं। राज एम्स हैं वो आपके किसानों के लिए। राज गिफ्ट हैं वो भौगोलिक संकेतक के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे वो प्याज और सब्जियों का हो, गंगानगर वाला, कीनू वाला हो, बांसवाड़ा में मैंगो का हो। और हरित विकास की बात कही गई है। पृथ्वी इसके लिए है। नमो वन है, नमो नर्सरी है। नवीन पार्क छप गया समझो। इको पार्क है बनेड़ा के अंदर। टोडा राय सिंह के अंदर नेचर है। और सांचौर के अंदर, इसको छोड़ दीजिए 2 को, ये स्टार्टिंग के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेड़ा वाला और ये टोडा राय सिंह वाला नेचर वाला। तो ये तो हर बार पेपर में आएंगे। और भर्तियां तो तुम होली रुक जाना दो, थोड़ा सा रुको, सीईटी के साथ सब भर्तियां आ जाएगी। बड़बेला तालाब है और कई सारे आर्द्र भूमियों के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ओके, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और मैं तो इतना ही कहता हूं कि 4-6 महीने जम के पढ़ो, है ना।
जैसे अभी बात करें आपका जो LDC वाला बैच है, जुलाई में पेपर है, CET का जून जुलाई के बाद में होगा, खूब टाइम पड़ा हुआ है, 4-6 महीने पढ़ो, लास्ट का 1 महीना मेरे भरोसे छोड़ दो। मेरे से पढ़े हुए होंगे 4-6 महीने, तो लास्ट में रिवीजन जब मेरे से करोगे तो 10 गुना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। और फीस बड़ी नॉमिनल रखी है, एक ही फीस जो 1799 है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ फीस दिखाऊँ नहीं, आप ऐप में जाओ और 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार इतनी कोई फीस दी जाती है बच्चे से। तो ऐसी फीस जिसमें 3-3 कोर्स है, पटवारी भी दिया जाएगा, वीडियो भी होगा, CET भी होगा, और बाकी सब 1000 रुपये के आसपास सारे के सारे बैच, जिसमें पूरे सिलेबस को करवाया जाता है, पूरी टेस्ट सीरीज होती है और ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। धन्यवाद।